हेलो। तो बच्चों, आज पुनः मैं टेबुलेशन नामक विषय को लेकर आपके मध्य उपस्थित हुई हूँ। आज हम चर्चा करेंगे सारणी का ढांचा क्या होना चाहिए, अर्थात स्ट्रक्चर ऑफ टेबल। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। सारणी की रचना करना एक कलात्मक कार्य है। सारणी केवल पंक्तियों और खानों का निर्माण मात्र नहीं है, वरन यह पूर्णतया वैज्ञानिकता पर आधारित होती है। इसलिए इसके निर्माण में अनुभव, ज्ञान, प्रशिक्षण और कुशलता की बहुत आवश्यकता होती है। एक अच्छी सारणी आपके सामाजिक अनुसंधान में बहुत अच्छे तथ्यों के संकलन में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने में आपकी मदद करती है। तो बच्चों, सारणी की रचना करने में हमें बहुत चीज़ों का ध्यान करना होता है और जो बहुत ज़रूरी हैं। इसीलिए ये टॉपिक आपके समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए देखते हैं सारणी का ढांचा कैसा होना चाहिए, क्या होता है उसमें। तो मैं इस पर कुछ पॉइंट्स आपके समक्ष रखती हूँ, एक एक करके उन पर चर्चा करते चलेंगे। पहला देखिए सारणी का शीर्षक, दूसरा देखिए उपशीर्षक, यानी पहला था टाइटल ऑफ टेबल, दूसरा है सब टाइटल ऑफ टेबल। अब चलते हैं तीसरे पर, रेखाएं खींचना और रिक्त स्थान छोड़ना। और चौथा है पद व्यवस्था, पांचवा है टिप्पणियाँ, छठा है योग, सातवां है इसमें सामग्री संग्रह के स्रोत क्या हैं, और आठवां है संकेताक्षर। ठीक है, तो मैंने ये 8 पॉइंट आपके समक्ष रखे हैं। अब संक्षिप्त में इन पर चर्चा करते हैं। पहली बात देखिए, सारणी का शीर्षक बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये सर्वप्रथम हम सारणी का शीर्षक ही लिखते हैं। यह शीर्षक मोटे अक्षरों में लिखा जाता है ताकि स्पष्टता से देखा जा सके। इसमें अंकों की प्रकृति, क्षेत्र, समय और वर्गीकरण का आधार आदि की सूचनाएं एक दृष्टि में आपको समझ में आ जाएगी। दूसरा देखिए उपशीर्षक, सारणी में दो प्रकार के खाने होते हैं। एक होता उदग्र अर्थात वर्टिकल, दूसरा होता है क्षैतिज अर्थात हॉरिजॉन्टल। तो ये दो तरह के खाने हो गए। उदग्र जो खाने होते हैं वो खड़े खाने होते हैं। खानों के स्तंभों के शीर्षकों को, जो खड़े खाने होते हैं उनके शीर्षक को हम क्या कहते हैं, कैप्शन कहते हैं। अब दूसरी साइड में चलिए, क्षैतिज अर्थात आड़े खाने, तो इनके शीर्षक को हम स्टप कहते हैं। इसको दोबारा से देख लीजिए तब समझ आएगा। सारणी में दो प्रकार के खाने हैं, एक उदग्र और दूसरा है क्षैतिज। उदग्र को हम वर्टिकल कह रहे हैं और क्षैतिज को हम हॉरिजॉन्टल कह रहे हैं। उदग्र जो है खड़े खाने होते हैं और क्षैतिज जो है आड़े खाने होते हैं। जो खड़े खाने होते हैं उनमें जो शीर्षक लिखे जाते हैं उनको हम कैप्शन कहते हैं, और जो आड़े खाने होते हैं उनमें जो शीर्षक लिखा जाता है उसको हम स्टब कहते हैं। ठीक है, तो ये उपशीर्षक का संक्षिप्त और स्पष्ट विवरण मैंने आपको बताया। तो ये होने भी ऐसे ही चाहिए, उपशीर्षक संक्षिप्त होने चाहिए और स्पष्ट होने चाहिए। अब तीसरी बात देखिए, रेखाएं खींचना
व रिक्त स्थान छोड़ना। विभिन्न सूचनाएं सारणी में अलग अलग खानों में दिखाने के लिए उन्हें रेखाओं द्वारा अलग अलग किया जाता है। अतः खाने इस प्रकार के होने चाहिए कि उनमें उचित रेखाएं खींची जा सकें, जिससे सारणी आकर्षक भी लगे। साथ ही उनमें उपयुक्त स्थान भी छोड़ा जाना चाहिए, अन्यथा आप सूचनाएं दिखाएंगे कैसे। चौथी बात देखिए, पद व्यवस्था। सारणी में समय, खानों और पंक्तियों को इस ढंग से क्रमबद्ध करके उनमें लिखा जाना चाहिए कि तुलना योग्य अंक वर्गीकृत खानों में रखे जाएं। निकट। इस प्रकार दो पदों की व्यवस्था आवश्यकता के अनुरूप आकार, महत्व, भौगोलिक आधार आदि पर की जाती है। पांचवी बात देखिए, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, टिप्पणियाँ। सारणी में कभी कभी विशेष स्पष्टीकरण देने के लिए, शब्दों की व्याख्या करने के लिए तथा विशेष संदर्भ देने के लिए सारणी के नीचे टिप्पणी दी जानी चाहिए, ताकि सूचना दाता को स्पष्टता से समझ आ जाए। नेक्स्ट में देखिए, योग। सारणी के अंत में योग अर्थात टोटल, कुल योग दिखाया जाना चाहिए, जिससे अंकों की जांच भली बात की जा सके। एक और बिंदु पर दृष्टिपात करते हैं, सामग्री संग्रह के स्रोत। सारणी में प्रदर्शित सूचनाएं कहाँ से संकलित की गई हैं, इसका उल्लेख भी किया जाना बहुत ज़रूरी होता है। प्रत्येक सारणी के अंत में सूचनाओं के स्रोत दिए जाने चाहिए। और आठवां जो बिंदु है वो है आपका संकेताक्षर, अर्थात कभी कभी कोई आवश्यक तथ्य संकेत के रूप में दिया जाता है। ऐसी स्थिति में जब संकेताक्षर देना आवश्यक हो तो टिप्पणियाँ अथवा पाद चिन्हों में उन्हें स्पष्ट किया जाना चाहिए। तो बच्चों, मैंने आपके लिए सारणी का पूरा स्ट्रक्चर आपको समझाने का प्रयास किया है, जिसमें मैंने क्रमशः आपसे 8 बिंदुओं पर चर्चा की है और एक उदाहरण के रूप में मैं इस पीडीएफ में आपको सारणी का निर्माण करना सिखा रही हूँ, और जिसमें मैंने सारणी के खाने जो वर्टिकल भी हैं और हॉरिजॉन्टल भी हैं, और उनमें शीर्षक भी हैं, उपशीर्षक भी हैं, योग भी है, एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। तो आप इसको देखिए। मैं फिर से आपको एक बार पूरा स्ट्रक्चर बहुत संक्षेप में बताती हूँ, रिपीट कराती हूँ, जिससे आपको ये भली बात समझ आ जाएगा। पहला मैंने आपको बताया है, सारणी का शीर्षक कैसा होना चाहिए, मोटे मोटे अक्षरों में साफ और स्पष्ट तरीके से लिखा जाना चाहिए। उसके बाद आपको उपशीर्षक रखने चाहिए, ये 2 क्षेत्रों में होंगे। इनमें उदग्र यानी वर्टिकल खाने होंगे और हॉरिजॉन्टल अर्थात क्षैतिज खाने होंगे। तो खड़े खानों में जो उदग्र हैं, खड़े खाने कहे जाते हैं ये, इनमें जो शीर्षक है उसको कैप्शन कहेंगे, और जो क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल जो खाने हैं उनमें जो शीर्षक लिखा जाता है उसको स्टब कहेंगे। ये मैंने आपको पहले भी समझा दिया था। अब और दोबारा से देखिए। अब तीसरी बात देखिए, इसमें रेखाएं खींचना और रिक्त स्थान छोड़ना बहुत महत्वपूर्ण होता है। रेखाएं ऐसी खींची जाएं जिसमें आप अंक बहुत स्पष्ट तरीके से लिख सकें, और उनके मध्य स्थान भी छोड़ा जाना चाहिए ताकि अन्य सूचनाएं ठीक से आ जाएं। इसके बाद मैंने आपको पद व्यवस्था बताई है, वो भी और उसका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेबल में जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है वो विभिन्न अंकों की तुलना होता है, और ये तुलनीय जो अंक हैं वो निकटवर्ती खानों में ही रखे जाने चाहिए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर इन्हें आसानी से देखा जा सके और तुलना की जा सके। इसके साथ मैंने आपको बताया टिप्पणियाँ ज़रूर देनी चाहिए, और टिप्पणियों के लिए नीचे जगह रखनी चाहिए। उसमें
जो चीज़ व्याख्या करनी है, जो समझाने हैं, जो संदर्भ देना है, वो सारणी के नीचे लिखा जाता है। इसके बाद मैंने आपको योग बताया है। योग के लिए भी अंकों की भलीभांति जांच के लिए टोटल की अच्छी तरीके से जांच हो जाए, तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही आपको सामग्री संग्रह के स्रोत भी ठीक तरीके से बताने चाहिए कि आपने कौन सी सूचना कहाँ से ली है, वो स्रोत कौन सा है। इसको यदि लिखते हैं तो आपके सामाजिक अनुसंधान में विश्वसनीयता बढ़ जाती है। ठीक है। इसके साथ मैंने एक और चीज़ बताई है, वो है संकेताक्षर। कभी कभी कोई आवश्यक तथ्य आपको संकेत के रूप में दिया जाता है, ऐसी स्थिति में संकेताक्षर देना बहुत ज़रूरी होता है। और ज़रूरी जब होता है तो आप टिप्पणी या पाद चिन्हों में उन्हें स्पष्ट कर सकते हैं। तो बच्चों, मैंने इस तरह से आपको सारणी का पूरा ढांचा समझाया है। फिर भी अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आए तो आप मुझे